Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इट. तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन पार्ट से. तो डेफिनेशन स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मतलब हर एक्शन के ऑपोजिट क्या लगेगा? इक्वल रिएक्शन लगेगा. तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाऊं तो यहाँ पे मेरे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी. सपोज करो ए बॉडी आई और जाके बी के साथ क्या हुई? टकराई. तो ए ने बी पे लगाई फोर्स जिसे मैं बोलूंगा एक्शन, क्योंकि ए आया और जाके टकराया, ठा करके टकराया जाके, है ना. तो उसने किया एक्शन. तो उसको मैंने लिख दिया एफ बी ए. जो फोर्स ए ने बी पे लगाई इसको मैंने लिखा एफ बी ए और ये होगी हमारी एक्शन फोर्स. क्या होगी? एक्शन, क्योंकि ए ने बी पे लगाया है एक्शन. तो यहां पे मैंने लिख भी दिया कि एफ बी ए क्या है? फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए. जो आगे लिखा जाता है उस पे लगती है और जो पीछे लिखा जाता है वो लगाता है. इज इट क्लियर बच्चों? तो अगर ए ने बी पे एक्शन लगाया है तो बी जो है वो ए पे क्या लगाएगा? रिएक्शन लगाएगा. मतलब ये बी बॉडी भी कोलिजन वक्त ए पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा. इस तरफ उसने फोर्स दूसरी तरफ लगाई, ये फोर्स उसके ऑपोजिट इस तरफ लगाएगा, जिसको हमने क्या लिखा? एफ ए बी, which means force on body A due to B. और इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज रिएक्शन. अब A आया था एक्शन करने, तो क्या B शांत बैठेगा? B भी तो रिएक्शन करेगा आगे से. तो दिस इज रिएक्शन फोर्स. और न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्शन और रिएक्शन होंगी ये दोनों इक्वल होंगी. मतलब जितनी जोर से इधर से आएगी फोर्स उतनी जोर से ये भी इधर से क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा. तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होएगी? ऑपोजिट. और इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है कि दोनों की वैल्यू सेम है, पर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी. तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक्शन एंड रिएक्शन दोनों इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. तो कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आपको यहां पे पता होना चाहिए. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. देखो एक्शन इस बॉडी पे लगा तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगा, है ना. तो एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लगता. एक्शन कोई करेगा, रिएक्शन कोई करेगा. एक्शन किसे पे लगेगी? रिएक्शन किसे पे लगेगी? ठीक है. तो एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, इसीलिए दे विल नॉट कैंसल आउट ईच अदर. तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते. देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोला जा सकता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो व्हाई नॉट दे कैंसल आउट ईच अदर. हाउ इट इज पॉसिबल बच्चों? कैसे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? एक्शन तो लगी बी पे रहा था यहाँ पे और रिएक्शन किस पे लग रहा था? ए पे लग रहा था. अगर दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगती तब बोलते हम कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, पर यहां तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं, तो इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती. इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद लिखा है मैंने फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. तो इससे ये भी पता लग गया कि कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लग सकती. अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई है तो उधर से आप पे भी फोर्स लगेगी ही लगेगी. तो इसका मतलब फोर्सेस हमेशा पेयर में लगती है. एक आप लगाओगे तो एक आप पे भी लगेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे पंच किया, है ना. मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे पंच किया, अब चोट तो मुझे भी लगी है ना. पंच तो मैंने इस व्हाइट बोर्ड को किया था, फिर चोट मुझे क्यों लगी? इसलिए लगी क्योंकि मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगाई पंच मारते वक्त, है ना. और इस व्हाइट बोर्ड ने मेरे पे फोर्स लगा दी जब मैंने पंच मारा, है ना. इसीलिए तो मुझे भी चोट लगी, क्योंकि वो भी तो मेरे पे फोर्स लगा रहा था. अगर मैं प्यार से पंच मारता तो मैंने भी बहुत कम फोर्स लगाई, उसने भी बहुत कम फोर्स लगाई, मुझे चोट नहीं लगी. पर जब मैं बहुत जोर से मारूंगा तो मैंने भी ज्यादा फोर्स लगाई और उधर से व्हाइट बोर्ड का रिएक्शन भी ज्यादा था, तो उसने भी फोर्स मेरे पे ज्यादा लगाई जिससे मुझे ज्यादा चोट लगी. ठीक है बच्चों. तो अब बढ़ते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स की तरफ. सो बच्चे फर्स्ट एग्जांपल इज बुक केप्ट ऑन अ टेबल. अब देखो जब बच्चे एक बुक टेबल पे पड़ी होती है तो आपको पता है कि जो इस बुक का वेट होगा उसके कारण ये इस टेबल को नीचे की तरफ प्रेस करेगी. होगा ना. जब आप एक टेबल के ऊपर बुक रखोगे तो उसका वेट जो है, वेट दैट इज इक्वल टू mg, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो जो फोर्सेस लगती हैं. तो उसमें मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन भी ऑलरेडी समझाया हुआ है, पर फिर भी यहाँ पे बता रहा हूं कि जब आप एक टेबल पे बुक को रखोगे तो बुक का वेट होने के कारण वो इस टेबल पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा. कौन सी फोर्स? वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है.
तो वो बुक जो है टेबल को नीचे की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है ना, पुश। तो अगर ये बुक इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो ऑब्वियस है बच्चों, अगर इसने किया एक्शन तो टेबल भी करेगा रिएक्शन। तो टेबल इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स, जिसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। यही तो थी नॉर्मल रिएक्शन, कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस को प्रेस करता है तो वो उस पर कौन सी फोर्स लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे भी वही चीज है, ये बुक ने नीचे टेबल पे लगाया वेट, तो टेबल ने बुक पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये बुक जो है ये यहीं पे, देखो बुक पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ और बुक पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ। देखो अब ध्यान से समझना, बुक पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो बुक पे नीचे की तरफ लग रही थी वही फोर्स किस पे लगनी शुरू हो गई, इस टेबल पे भी लगनी शुरू हो गई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बुक को नीचे खींच रहा है और टेबल को वो बुक क्या करनी शुरू हो गई, प्रेस करनी शुरू हो गई। कितनी फोर्स के साथ, जितना उसका क्या आएगा, वेट। तो अब जो इस केस में ये जो बुक है इस पे दो फोर्सेस लगनी शुरू हो गई, एक तो उसका वेट जो हमेशा नीचे लगता है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो किसने लगाया, टेबल ने लगाया। तो अब जो ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो वेट है ये दोनों इक्वल होंगे ना ये दोनों, तभी तो ये बुक वहीं पे पड़ी है, ना ही नीचे आ रही है ना ही ऊपर आ रही है। और दूसरी चीज बच्चों, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे क्या लिखा मैंने, नेगेटिव ऑफ वेट। बच्चों नेक्स्ट है वॉकिंग ऑफ पर्सन। जब एक पर्सन वॉक करता है तो तब भी न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो ये लेग्स बनाई है, ये फीट बनाई है, होप सो ये किसी पर्सन की लेग्स और फीट ही लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब पर्सन कोई भी वॉक करता है, चाहे आप खुद चेक करना, जब आप वॉक करते हो बच्चों तो आपका जो पिछली वाली लेग होती है उसका जो फुट होता है वो ग्राउंड को बिल्कुल ऐसे नहीं पुश करता, वो ऐसे पुश करता है, इस तरह पीछे की तरफ ऐसे। आप चेक करना जब भी आप वॉक करते हो आपका स्टेप जब आगे जाता है तो पिछला स्टेप ग्राउंड को ऐसे ऐसे टोज जो है आपकी वो ग्राउंड को ऐसे प्रेस करती हैं इस तरह। चाहे वॉक करके चेक करना, जब आप वॉक करते हो तो आपकी टोज ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करती है, ना कि आपकी पूरी जो फुट है वो नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करता है, ऐसे नहीं होता, आपकी टोज ऐसे ग्राउंड को नीचे की तरफ प्रेस करती है। तो यहाँ पे भी मैंने यही शो किया है कि जब आप वॉक करते हो तो आपकी ये जो टोज है ये ऐसे ग्राउंड को नीचे की तरफ प्रेस करती है, किस डायरेक्शन में, ऐसे, इस तरह ऐसे करती है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह नहीं नीचे करती, वो पीछे की तरफ ऐसे। जब आप वॉक करते हो तो आपके टोज पीछे की तरफ ग्राउंड को नीचे की तरफ ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे जो है वो ग्राउंड को क्या करती है, प्रेस करती है। तो मतलब अप्लाइड फोर्स जो आपकी फुट ने ग्राउंड पे लगाई वो इस तरह लगी, ऐसे नीचे की तरफ। तो अगर आपने अप्लाइड फोर्स ग्राउंड पे ऐसे लगाई है तो ये आपका एक्शन हुआ, तो ग्राउंड आप पे क्या लगाएगी, रिएक्शन। तो आपने एक्शन लगाया इस तरह तो रिएक्शन लगेगी इस तरह। तो यहां पे देखो ये ब्लू कलर के एरो से मैंने रिएक्शन शो की, एक्शन नीचे की तरफ लगा था, एक्शन ऐसे लग रहा था जो आपने ग्राउंड पे लगाया एक्शन, और रिएक्शन ग्राउंड ने आप पे लगाया इस तरह। अब यही जो रिएक्शन फोर्स जो ग्राउंड ने आप पे लगाई है इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक आर कॉस थीटा, रिएक्शन को आर लिखा, एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा और एक कंपोनेंट क्या बन गया, आर साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों ये आपको आगे मूव करवाने में हेल्प करता है, फॉरवर्ड मूव करवाने में हेल्प करता है। वही बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके वेट को बैलेंस करता है, क्योंकि जब आप वॉक करोगे तो वेट तो नीचे लगेगा ही, आप फॉल ना कर जाओ, आप गिर ना जाओ, इसलिए एक कंपोनेंट रिएक्शन का आपके वेट को बैलेंस करता है, और ये वाला जो कंपोनेंट है आर कॉस थीटा ये आपको आगे मूव करवाने में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ वॉक। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉकिंग, ठीक है। तो वॉकिंग में भी न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, ठीक है, ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। अब बच्चे थर्ड एग्जांपल में आपको यहाँ पे पिक्चर शो हो रही होगी, जब भी एक प्लेयर स्विम करता है तो वो पानी को पीछे की तरफ, ऐसे स्विम करते वक्त क्या करते हो, आप पानी को पीछे की तरफ फेंकते हो और आप किस तरफ जाते हो, आगे की तरफ जाते हो। क्यों ऐसा, आपने वाटर पे फोर्स लगाई पीछे की तरफ, विच इज एक्शन, आपने पानी को पीछे किया ना ऐसे, तो वो एक्शन था, और पानी ने आपको किधर फेंका, आगे की तरफ फेंका, वो क्या था, रिएक्शन। तो दिस इज अगेन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो स्विमिंग में भी आपका न्यूटन थर्ड लॉ शो होता है। सिमिलरली नेक्स्ट आपको पिक्चर शो हो रही होगी कि एक पर्सन बोट को रो कर रहा है,
तो जब आप बोट को रो करते हो तो क्या होता है, आप बोट को रो पीछे की तरफ करते हो ना, ऐसे जो आपके पास होता है उसको आप पीछे की तरफ ऐसे करते हो। जब आप उसको पीछे की तरफ करते हो, पानी को फोर्स आप पीछे की तरफ लगा रहे हो और पानी बोट पे फोर्स किस तरफ लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा। तो वहां पे भी न्यूटन थर्ड लॉ आ रहा है। अब बोट में से जब आप उतरते हो, जब आप शोर पे जंप करते हो, अगेन पिक्चर शो हो रही होगी, जब आप शोर पे जंप करते हो, जंप करते वक्त क्या होता है, आप बोट को पीछे की तरफ पुश करते हो और बोट आपको आगे की तरफ पुश कर देता है। ठीक है, तो आप जब जंप करते हो शोर पे तो आप देखना कि बोट जो है वो पीछे की तरफ चले जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बोट को पीछे की तरफ फोर्स लगाई और बोट ने आपको आगे की तरफ फोर्स लगाई, जिसके कारण आप जंप करके शोर पे चले गए और बोट जो है वो थोड़ी सी पीछे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही पिक्चर आपको शो हो रही होगी। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट आपको एक बैलून दिख रहा होगा जिसमें हवा भरी हुई है। तो जब आप इस हवा भरे हुए बैलून में से हवा निकालते हो, एकदम आप इसमें से हवा निकालते हो, बैलून को छोड़ते हो, तो बैलून ड्र करके ऊपर नहीं चला जाता। ऐसा क्यों होता है? अब बैलून के वो जो ओपनिंग में से एयर नीचे की तरफ आती है, तो आपका बैलून एयर को नीचे फेंक रहा है तो एयर बैलून को ऊपर फेंक देगा। तो जो बैलून है वो ऐसे ऐसे ऊपर जाना शुरू कर देता है। द सेम कंसेप्ट इज बिहाइंड द रॉकेट propulsion। रॉकेट में भी यही होता है बच्चों। रॉकेट के नोजल में, यहाँ पे पिक्चर भी शो हो रही होगी आपको, रॉकेट के नोजल में से बहुत हाई स्पीड से बच्चों गैसेस बाहर निकल रही हैं। तो वो हुआ एक्शन। जो रॉकेट ने गैसेस को हाई स्पीड से बाहर फेंका वो एक्शन था, और रिएक्शन में गैसेस रॉकेट को कहां फेंकेगी, ऊपर की तरफ फेंकेगी, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे भी न्यूटन थर्ड लॉ हुआ, क्योंकि रॉकेट ने गैसेस को बाहर फेंका एक्शन, गैसेस ने रॉकेट को ऊपर फेंका रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल्स और थी न्यूटन थर्ड लॉ की। अब बढ़ते हैं हम लास्ट एग्जांपल की तरफ, विच इज रिकॉइलिंग ऑफ गन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आगे आप डिटेल में भी पढ़ोगे इसके बारे में, रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसी चैप्टर में। तो क्या होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन? देखो बच्चों, यहाँ पे पिक्चर अगेन शो हो रही होगी आपको। जब आप एक गन से बुलेट को फायर करते हो, तो जैसे ही बच्चों आप बुलेट फायर करते हो ना, बुलेट आगे जाती है और गन किधर आती है, गन बहुत हाई स्पीड से पीछे आती है। तभी शूटिंग के वक्त ये सिखाया जाता है कि होल्ड द गन वेरी टाइटली, क्योंकि ये गन पीछे आएगी और कई बार तो इतनी ज्यादा स्पीड से आ जाएगी कि ये आपका जो शोल्डर है ये भी डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत हाई स्पीड से पीछे की तरफ आती है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। और जितनी वेलोसिटी के साथ आती है उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। आगे आप कुछ वीडियोस के बाद इस टॉपिक को समझोगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब इसके पीछे भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही है। ऐसे देखो, जब आपने बुलेट को फायर किया तो गन ने बुलेट को आगे की तरफ वेलोसिटी दी। कैसे दी? फोर्स लगा के। तो गन ने बुलेट को आगे की तरफ फोर्स लगाई, तो बुलेट भी तो रिएक्शन देगा ना। गन ने तो एक्शन कर दिया, अब बुलेट रिएक्शन में गन को किधर भेजेगा? पीछे की तरफ भेजेगा। तो जब वो पीछे की तरफ भेजेगा तो गन जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से पीछे आ जाएगी, और अगर आपने उसको टाइटली होल्ड नहीं किया हुआ तो ये शोल्डर क्या हो जाएगा? डिसलोकेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रिकॉइलिंग ऑफ गन, और ये किस पे बेस्ड है? अगेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स है, बस मैंने आपको कुछ बतानी थी जिससे आइडिया हो जाए कि कहां कहां रियल लाइफ में न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो विजिबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी कई बार आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ ही रियल लॉ है। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ये दोनों ही सेकेंड लॉ से निकल सकते हैं, मतलब उससे प्रूफ किए जा सकते हैं। तो वही आपने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो स्टार्टिंग में हम पहले बात करते हैं कि कैसे फर्स्ट लॉ जो है वो इसी सेकेंड लॉ के बीच में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए देखो, वी नो कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स जो है वो dp by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है, या आप बोल सकते हो किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स क्या होती थी? नेट फोर्स। कि बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रही है बाहर से वो किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब देखो, अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। बाहर से फोर्स ही नहीं लग रही तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगी। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। अब मास तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो था। क्या था न्यूटन का फर्स्ट लॉ? कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो किस पे रहेगी? रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो किस में रहेगी? उसी में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस बाहर से क्या ना लगे?
एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये देखो, अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो एफ नेट जीरो हो गया, जिससे एक्सेलरेशन जीरो हो गई। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ में यही तो था, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उतनी ही वेलोसिटी उसकी रहेगी जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगी। तो यही तो बात हुई सारी, कि फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर वो रेस्ट पे है तो जीरो वेलोसिटी है तो जीरो ही रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी जब तक उस पे बाहर से फोर्स नहीं लगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ किससे पता लग गया हमें? सेकंड लॉ से ही पता लग गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड लॉ कैसे प्रूफ होगा इससे। अब देखो बच्चों, थर्ड लॉ के लिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दो बॉडीज पड़ी हुई हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बच्चों जिसपे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती। इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी? जीरो। ये आपस में ही लड़ेंगे मरेंगे, आपस पे फोर्स लगाएंगे, पर इस पूरे सिस्टम पे, ये जो पूरा सिस्टम रेड कलर की बाउंड्री के साथ बना है, इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, अंदर से जितनी मर्जी फोर्स लगाओ। तो इस सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स हो गया जीरो। अब अगर इस सिस्टम की एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बच्चों, सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, सिंगल बॉडी की बात नहीं कर रहा, सिस्टम में ये दोनों कंबाइन आएंगे। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम पे नेट फोर्स जो बाहर से लग रही है वो जीरो है, तो उसका मतलब क्या होएगा? अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग डीपी बाय डीटी ऑफ विच सिस्टम, सिस्टम की बात हो रही है ना, तो डीपी बाय डीटी ऑफ सिस्टम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद टाइम, वो कितना होगा? जीरो। मतलब इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो मैं अगर बोलूं बच्चों कि अगर इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम नहीं चेंज होगा तो इसका मतलब ए का मोमेंटम भी नहीं चेंज होगा। नहीं बच्चों, ए का मोमेंटम चेंज हो सकता है, बी का मोमेंटम चेंज हो सकता है, पर टोटल मोमेंटम चेंज जो होगा वो सेम रहेगा। मतलब टकराने से पहले, टकराने के बाद सिस्टम का मोमेंटम क्या रहना चाहिए? सेम। कुछ एग्जांपल नंबर्स में खेलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोलिजन से पहले ए का मोमेंटम 2 था, बी का मोमेंटम जो था वो 1 था कोलिजन से पहले। अब कोलिजन के बाद ए का मोमेंटम हो गया 1.5, तो बी का मोमेंटम भी कितना हो गया? 1.5 की टोटल, पहले भी कितना था? 3, बाद में भी कितना है? 3। कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम सेम रहना चाहिए, इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम मानना है, मैंने आइसोलेटेड बॉडी नहीं मानी, मैंने आइसोलेटेड सिस्टम मानना है। उस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, अंदर तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा ही रहे हैं ना। कंबाइन जो सिस्टम बना उस पे नेट फोर्स कितनी है? जीरो है। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब देखो इस सिस्टम के अंदर की बात करते हैं। तो अंदर जो है बच्चों एफ ए बी क्या है? एफ ए बी इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यही है। तो एफ ए बी को न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ए बी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ विच बॉडी। ये फोर्स किस पे लग रही है? ए पे लग रही है ना। तो अगर ये फोर्स ए पे लग रही है तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा? ए का ही चेंज होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख देंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एफ बी ए, तो वो क्या होगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो उसको कैसे लिखोगे आप? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग dPb बाय dt। इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम तो चेंज होगा ना, क्योंकि इंडिविजुअल बॉडीज पे तो फोर्स लग रही है, पर सिस्टम का नहीं चेंज होगा। क्लियर? अब देखो अगर आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, क्या कर दो? ऐड कर दो, तो ये ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल आ गया? dpa बाय dt प्लस dpb बाय dt। ये चीज आ गई। अब आपको पता है बच्चों कि डिफरेंशिएशन ऐड में अलग अलग हो जाती है, तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना इस तरह, क्योंकि आपको पता है कि ऐड में डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाती है, तो दोबारा ये स्टेप आ जाएगा। अब ए और बी का मोमेंटम अगर ऐड हो जाए
तो वो किसका मोमेंटम आएगा? दैट विल बी द मोमेंटम ऑफ फुल सिस्टम, है ना? इस सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में कितनी बॉडीज है? 2 बॉडीज है, ए एंड बी। तो अगर आप ए और बी के मोमेंटम को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। और ऐड कौन सा होगा? वेक्टर वाला, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एडिशन में वेक्टर सम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या आ गया? डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, क्योंकि ये पी ए प्लस पी बी क्या था? पूरे सिस्टम का मोमेंटम हो गया। अब डी बाई डी टी ऑफ पी सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में यही तो बताया कि आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लगती नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी तो सिस्टम का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गई? 0 के। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? 0 के, विच इंप्लाइज एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है बच्चों, तो क्या मिला यहां से? यहां से ये मिला कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यही तो था आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एक्शन और रिएक्शन, 2 फोर्सेस लगेंगी और दोनों क्या होंगी? इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यही तो हुआ एफ ए बी। ये वाली को अगर आप एक्शन मान रहे हो तो इसने जो इस पे लगाई वो क्या बन जाएगी? रिएक्शन बन जाएगी। और एक्शन और रिएक्शन पेयर इक्वल होंगे पर डायरेक्शन क्या आएगी? ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप अब आपको न्यूटन थर्ड लॉ क्लियर हो जाएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इंपल्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।